एक क्विक रिवीजन लेते हैं what we have done in the previous class. In the previous class we have started the chapter of valuation of goodwill. ठीक है, सो लिखने की जरूरत नहीं, 2 से 3 पेज छोड़ देना, आज की क्लास वहां से स्टार्ट करो। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल का क्या मतलब होता है? गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, ब्रांड नेम, ठीक है, मार्केट कैप्चर ऑफ द मार्केट शेयर, रिलेशंस ऑफ अ बिजनेस, कि आपके लिंक्स कहां कहां पे हैं, है ना, दीज ऑल आर डील मतलब टेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। गुडविल इज अ intangible asset for any organization. गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड्स आर देयर. नंबर 1 एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी. एन्युटी मेथड इज नॉट इन आवर सिलेबस. एन्युटी मेथड मुझे मेरे सिलेबस क्लास 12th में नहीं पढ़ना. हाँ, 11 आफ्टर 12th यू विल स्टडी. लावण्य अग्रवाल, कैमरा ऑन करके बैठो. चलिए, तो वी हैव स्टार्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज. सर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अभी मैं दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे उस चीज को रिवाइज कराऊंगा. ठीक है, हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4. तो प्लीज ओपन योर बुक और बैक एक्सरसाइज पे आइए. क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए. प्लीज गिव मी वन बुक. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. चलिए बेटा, पेज नंबर 3.28 टीएस ग्रेवल. 3.28. Let's start. Anu, Baby and Chetan, A, B and C, are partner in a firm sharing profit in the ratio of 1:1:1, मतलब equally. तो we have 3 partner और तीनों की रेशियो क्या है? इक्वल. दे टेक दीप इनटू पार्टनरशिप. दीप को एडमिट किया उन्होंने, तो ठीक है, किया फॉर 1/5 शेयर. यहां तक मेरे लिए कोई भी काम की चीज नहीं है, मुझे तो गुडविल वैल्यू करना सीखना है. फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ average annual profit of previous 3 or 4 years, whichever is higher. आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है. कैसे? 100%. मुझे एक बात बताइए, जब मैं बोलता हूं, जैसे गुडविल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, कि गुडविल इज इक्वल्स टू Average profit into number of years purchase. एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये पढ़ा. अब मैं आपको बोलता हूं कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट. भाई अगर 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल भी कितनी? 1 लाख. 100% का मतलब तो यही हो गया ना. तो क्या जब भी आपको 100% गिवन हो, क्या उसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 हो गया? भाई जैसे मैं बोलता हूं कि गुडविल आपकी एवरेज प्रॉफिट का 100% है. अगर एवरेज प्रॉफिट 10,000 तो गुडविल भी 10,000. एवरेज प्रॉफिट 50,000 तो गुडविल भी 50,000. 100%. तो जब भी आपको गिवन हो 100%, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 1. और वैसे 100% को जब आप सॉल्व करते हो, आंसर एक ही आता है ना. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे
तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग आएगी बच्चों? Calculation of Calculation value of of value of goodwill. वैल्यू ऑफ गुडविल। सीबीएसई चेकिंग में जैसे हम लोग जाते हैं तो सीबीएसई की क्लियर कट पॉलिसी है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है टीचर को, आप 25% तक फॉर्मेट के मार्क्स काट सकते हो। मतलब 80 में से 20 नंबर टीचर के हाथ में है आपके फॉर्मेट के काटने के। ठीक है, 25% से ज्यादा नहीं काट सकता है। अब वो 25% तक उसके हाथ में है, वो 2 नंबर भी डिडक्ट कर सकता है, 5 भी, 10 भी, 15 भी और 20 भी। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे फोकस रखना है। ठीक है, चलिए सर फॉर्मूला लिखिए। गुडविल इज इक्वल टू, बोलो, average profit into number of एवरेज years purchased. प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय Number नंबर of year ऑफ ईयर्स परचेज। संचित, नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है? कितने साल तक हम उनकी गुडविल के नाम पे पैसा अर्न कर सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स मतलब, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब फॉर हाउ मेनी ईयर्स द परचेजर विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ गुडविल। चलो, क्वेश्चन में मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब सर क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है, 3 ईयर और 4 ईयर, विच एवर इज हायर। तो कितने एवरेज निकालूंगा? 2, एक 3 साल का और एक 4 साल का। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो एवरेज यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, आप 3 ईयर कौन से यूज करोगे? 19, 20, 21 या 22, 21, 20? 19, 20, 21। नहीं, अगर आज आप देखो स्क्रीन पे देखिए, अगर आज हम 2022 में खड़े हैं और गुडविल वैल्यू कर रहे हैं किसी फर्म की, तो 22 से पहले वाले 3 साल लोगे ना, तो हम 21, 20, 19 ऐसे लेंगे। अब यहां पे हम लोग 1 अप्रैल 2022 को गुडविल वैल्यू कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर कौन सा लोगे पहले? 22, 21, 20। समझ रहे हो भाई? रिवर्स चलोगे ना। Sir, हाँ जी एक बार फिर से समझाना ये पॉइंट। भाई, अगर आप 2023 में खड़े हो और पिछले 3 साल लेने हैं, तो कौन से वाले लोगे? 22, 21, 20। ऐसा तो नहीं है कि 19, 20, सर 21। इमीडिएट प्रीवियस ईयर लोगे ना। ठीक है, तो यहां पे मुझे यस सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स निकालो। तो सर हम जब भी गुडविल निकाल रहे होंगे वो प्रेजेंट ईयर की 1 अप्रैल को निकाल रहे होंगे। हाँ, करो सर। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बोला था, एक कैलकुलेशन पैड मार्केट से परचेस करना है। आप लोगों ने नहीं खरीदा होगा, उम्मीद रखता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। एक पैड परचेस करो, 10-20 रुपए का होता है। 100 रुपए के तो तुम लोग मोमोज खा जाते हो। तो एक पैड खरीदने में क्या जा रहा है? और रजिस्टरों पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। साइंस वाले बच्चों को देखा है कितनी ईमानदारी से, कितनी तहजीब से पढ़ाई करते हैं, और हम कॉमर्स वाले जहां मन करा वहीं लपेट दो। ऐसे नहीं बनना है। ठीक है, अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। तो एक राइटिंग पैड, एक आप कैलकुलेशन पैड मार्केट से खरीदो और साथ साथ कैलकुलेशन किया करो। बिलीव मी, आपको फायदा होगा। 1 महीना करके देख लो, नहीं फायदा होता तो जितने पैसे खर्च हुए होंगे पैड में मुझसे ले लेना। चलो, एवरेज निकाला। अब निकालेंगे एवरेज 4 ईयर से निकालिए 3 ईयर से। प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। अब 4 इयर्स तो सारे इयर्स ले लेंगे अपन लोग। और 4th ईयर है बेटा 2,53,200 होल डिवाइडेड बाय 4। सर बताइए। 4 ईयर्स का है 2,27,550। 4 ईयर्स का है अच्छा, 2,27,050। 550।
तो 4 इयर्स का ज्यादा है। और 3 इयर्स का कितना है? 2,90,000। अब एज पर दी क्वेश्चन हमें कौन सा एवरेज लेना है? विच एवर इज हायर। हायर। विच एवर इज हायर। 2,27,550। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना उसने बोला था? 1। 100%। तो 1 लिख सकता हूं ना इंस्टेड ऑफ 100%। ठीक है, तो यस आंसर सर। 2 लाख। लीजिए बच्चों, हाँ बस ये आंसर आ गया। पिक्चर स्टार्ट होने से पहले क्या दिखाया जाता है? ट्रेलर है ये, ठीक है। तो घबराए घबराए क्यों लग रहा है? तो घबरा मत, खुल के जी, खुल के बैठ, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। बेटा नोटिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए और देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years ऑफ परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 1.5 1.5। ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और मुझे एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है? लास्ट 3 इयर्स का। ठीक है, प्रॉफिट आपको फर्स्ट ईयर का गिवन है कितना? 1 लाख। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना? ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, कितना हो जाएगा? 2 लाख। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना? 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ वर्किंग नोट बनवा रहा हूं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो आप इसमें वर्किंग नोट बनाइए। सर फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 1 लाख। 1 लाख। सेकेंड ईयर 2 लाख। 2 लाख। लावण्या जी अब अपने आंसर्स किया करो बच्चे, क्या सर? जवाब दिया करो बेटा। ओके। थर्ड ईयर प्रॉफिट तो वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया करो। 3 लाख। 50,000। चलिए, तो ये 3 साल के प्रॉफिट आ गए। अब आप एवरेज निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों? 1 2 3 होल डिवाइडेड बाय 3। 3 2 5 और 1 6, तो ये आ गया 2 लाख। ठीक है सर, बस अब आपको गुडविल निकालनी है, तो ये देखने में दिक्कत हो रही है क्या? बता देना, मैं अब फोन साइज बढ़ा सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ये वाला पेन देखो, ये ज्यादा सही समझ में आ रहा है। ये वाला यस सर, ये सही है। चलो ये वाला यूज कर लेंगे। हो गया नोट, चले आगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करने वाले हैं, कुछ बचा ही नहीं है। फॉर्मूला लगाना है, एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास गिवन है, आंसर आ जाएगा। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट a new point, that is average profit method when past adjustments are made। ठीक है, past adjustments are made। चलिए बच्चों, इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू कि हम एवरेज प्रॉफिट में कौन से प्रॉफिट्स लेते हैं? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को क्या करना है?
रिमूव करना है, एडजस्ट करना है, हटाना है। ठीक है, अब एबनॉर्मल होता क्या है? रिद्धि, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और गेन? ये तो आप एग्जांपल दे रहे हो, मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल लॉस? दिस इज द राइट आंसर। हाँ जी रौनिक, बताएं। The abnormal profits or loss are those profit or losses which are not being earned from the business transactions. वो कहीं से लिए गए हैं. Abnormal loss or gain are those transactions which are not incurred due to business transaction. मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरा काम, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है ट्यूशन देना, पढ़ाना, वहां से जो मैं पैसा कमाता हूं, दैट इज माय मेन सोर्स ऑफ इनकम। आई हैव परचेज्ड अ बिल्डिंग इन 2010। मैंने 2010 में एक फ्लैट परचेज किया था और उसको मैंने 2020 में सेल कर दिया। ठीक है, क्या उस फ्लैट को बेचने से मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा? डैम श्योर प्रॉफिट हुआ होगा। दैट प्रॉफिट इज नॉट अ बिजनेस, वो मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो हम जब भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं, हम एबनॉर्मल चीजों को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब होता है, अगर वो पहले से ऐड है तो माइनस करो, और पहले से माइनस है तो अब ऐड करो। एडजस्ट डजंट मीन कि ऑलवेज डिडक्ट होगा। एडजस्ट वर्ड का मतलब होता है नलीफाई करो उसके इफेक्ट को। ठीक है, आइए रिवर्स करना, यू कैन से। प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। सर सॉल्यूशन 8 पे आइए, पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मधु एंड विधि आर पार्टनर sharing profits in the ratio of 3:2. How many partners are there? 2. दो पार्टनर हैं। They decided to admit Manu as a new partner on 1st of April. Manu will be given 2/5 share of profit। यहां तक तो मेरे कोई काम की चीज है ही नहीं, मुझे तो गुडविल वैल्यू करना सीखना है। फिर लिखा है goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बेटा? 2, और एवरेज कितने ईयर्स का लेना है? 3। तो सबसे पहला काम क्या है? फॉर्मूला लिखो। लिखो सर, हेडिंग क्या बनेगी? वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ value of goodwill। सबसे पहले लिखिए goodwill is equals to average profit multiplied by number of years purchased। Now in the question, number of year purchased are given। कितने हैं? 2, तो यहां पे लिख दो 2। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट। आइए सर बनाते हैं वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान देना, आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है ना? 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 31 मार्च 2020 गिवन है। लिखिए 31 मार्च 22, 31 मार्च 21,
ये 3 साल के आपको प्रॉफिट गिवन है सर। तो यहां लिखिए सबसे पहले बुक प्रॉफिट्स या फिर गिवन प्रॉफिट्स, जो भी आप लिखना चाहें, बुक प्रॉफिट या फिर गिवन प्रॉफिट, कि मुझे इतना प्रॉफिट गिवन है। कितना कितना गिवन है भाई? 30,000, लॉस 80, तो मैं नेगेटिव में लिख दूंगा, एंड प्रॉफिट है 1,10,000। अब आपको इसमें क्या करनी है? कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करनी है सर। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, क्या लिखा है? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बताइए, लॉस बाय फायर एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है या एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है? एबनॉर्मल। लॉस बाय फायर इज द एबनॉर्मल लॉस। तो लिखिए लॉस बाय फायर किस ईयर में हुई बेटा? 22। ये 40,000 का लॉस पहले से क्या हो चुका है? माइनस। जब हमने P&L अकाउंट बनाया होगा तो 40,000 लॉस बुक किया होगा ना। अब आपको उसको एडजस्ट करना है, तो क्या कैसे एडजस्ट करोगे? ऐड बैक करके। माइनस तो वो पहले हो चुका होगा भाई। आपने 2022 का जब P&L अकाउंट बनाया तो वहां पे लॉस बाय फायर लिखा होगा, ठीक है। अब आपको उसको एडजस्ट करना है, तो कैसे करोगे? ऐड करोगे, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। सबसे पहली बात, ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता क्या है? हाँ, वॉलेंट्री मतलब जब हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं। दो तरीके की रिटायरमेंट होती है। एक रिटायरमेंट होती है जब हम टर्म कंप्लीट होने पे लेते हैं, और एक रिटायरमेंट होती है जब हम अपनी मर्जी से लेते हैं। भाई कोई बीमार हो गया या कुछ फैमिली में मिस हैपनिंग हो गई, अब वो जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो अपनी मर्जी से रिटायर हो जाते हैं। तो जब भी रिटायर होते हैं तो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे सम अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है? ना, नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है सामने वाले का बिजनेस लेने पे मुझे भी वो हर साल खर्चा करना है, नहीं। तो वो भी क्या है? एबनॉर्मल। तो उसको क्या करेंगे? पहले से माइनस है तो अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। 1,10,000, तो बेटा मैं 1,10,000 ऐड करूंगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्लूडिंग, खुद ही बता रहा है, अ गेन ऑफ 30,000 सेल ऑफ फिक्स एसेट। मैंने कोई फिक्स एसेट को बेचा और वहां से मुझे कुछ प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया बिल्डिंग को बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो बताइए, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? किसी भी बिजनेस के लिए एसेट बेचना एक्टिविटी नहीं होती, गुड्स बेचना एक्टिविटी होती है। गुड्स मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस, एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्रॉपर्टी गुड्स है, एक ज्वेलर के लिए ज्वेलरी गुड्स है। तो वो गुड्स को खरीद बेच के प्रॉफिट कमाता है। एसेट जैसे मैंने अपनी बिल्डिंग, मैंने फ्लैट खरीदा था, मैंने बेच दी। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, मैंने बेच दिए। मेरा बिजनेस थोड़ी ना है वो, मेरा बिजनेस तो ये है। लेकिन वही काम अगर प्रॉपर्टी डीलर करे, वो उसका बिजनेस है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? चलिए, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो लिखे सर यहाँ पे माइनस करूंगा बच्चों, लीजिए। अब क्या करना है? अब आप लास्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे? इसको जो ये प्लस माइनस करके जो फिगर आएगी,
इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एडजस्ट करने के Adjusted. बाद। लिख लीजिए एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये बेटा 70, 30, 80। ठीक है, अब आप निकालिए यहां पे एवरेज प्रॉफिट। तीनों को ऐड करेंगे, 70 प्लस 30, हाँ जो भी आएगा, whole divided by 3, that is rupee 60,000, and this amount will be used here। यहाँ यूज कर लो इसको, तो your answer will be 1,02,000. 1,20,000. 1,20,000। 1,20,000. क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। नोटिंग हो जाए तो प्लीज बताइएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब नहीं आता, मतलब जैसे 3:2 का शेयर होगा। अभी ग्रेजुअली जब आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे कंसर्न है, इस चैप्टर में कंसर्न नहीं है। ठीक है, आइए प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको करा नहीं रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तरंग परचेस्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो तरंग ने ज्योति का बिजनेस खरीदा। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। 3 सालों के आपको प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे हम लोग प्लस करेंगे या माइनस। 2020 profits are given, adjustment given। 21 profit given, adjustment given। 22 में same। Calculate the firm value of firm goodwill on the basis of 2-year purchase। number of year purchase कितने? 2। और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है? 3। बताओ सर, 2020 में आपको एबनॉर्मल गेन गिवन है, तो क्या करोगे? माइनस, क्योंकि Minus. Minus, पहले से प्लस हो चुका है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 2021 वी हैव एबनॉर्मल लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Add, sir. शाबाश। 22 पढ़िए और बताइए हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। प्लीज रीड इट और बताएं मुझे कि 22 को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे। प्लस करें। सोच लो। ठीक है बच्चों, बताइए 22 का ट्रीटमेंट बताइए। सब्ट्रैक्ट, एक ऐड, और कोई? लावण्य Add. बताएं आंसर। Sir, subtract. सब्ट्रैक्ट। रोनित, Sir, add. संचित, ऐड। जिन जिन ने भी ऐड बोला है मेरे को बताओ, ऐड करेंगे क्यों? बताइए, रीजन बताइए। सर मेरे ख्याल हाँ लावण्या बोलो। सर मैं ये कह रही हूँ मेरे ख्याल से ऐड करेंगे क्योंकि वो आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे ख्याल से ऐड करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी है तो लावण्या मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आप सिर्फ इतना कह रहे हैं मेरी कोई, बस इतना ही समझ में आ रहा है मुझे, और आवाज ही नहीं समझ में आ रही। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि वो की प्रॉपर
फर्म की प्रॉपर्टी है, इसलिए उसका जो भी इंश्योरेंस पे किया जाएगा वो इंक्लूड होगा। इंक्लूड मतलब ऐड करेंगे। यस सर, क्योंकि वो तो बिजनेस के लिए है ना। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात को सुनिए। जिन भी बच्चों ने ऐड बोला है वो उन्होंने क्या थॉट के बोला है, बताइए संचित। सर क्योंकि एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस इंक्लूड होनी चाहिए उसका। यहाँ आप बताइए रिद्धि। मैं इस बिल्डिंग में पढ़ाता हूँ, इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस मैंने कराया, तो क्या ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है? मैं इस बिल्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, मैंने इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया, तो क्या ये मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है? है? सबसे पहली बात, फर्म का इंश्योरेंस हमारा बिजनेस एक्सपेंस होता है, पहली चीज। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब यहां पे वर्ड लिखा है एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये है कि पहले हमने इस एक्सपेंस को माइनस नहीं किया है। एक्सक्लूडिंग मतलब है कि जो ये 1,12,500 रुपए का आपको प्रॉफिट गिवन है, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को इसमें से माइनस नहीं किया गया है। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करना आप लोग ये समझ रहे होंगे कि डिडक्ट हो चुका है। उसने एक हिंट और भी दिया आपको, नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब इंश्योर्ड कराना है, अब वो खर्चा करना है। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। 1,12,500 का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सक्लूड करके है। एक्सक्लूड करने का मतलब है कि उसको ट्रीट ही नहीं किया गया वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, अब आपको करना है। मतलब अब आप उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम एक बिजनेस एक्सपेंस है, वो मेरे इस प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन उसको माइनस नहीं किया गया, एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड करना मतलब उसको ट्रीटमेंट ही नहीं दिया गया। ठीक है, मैं एम आई क्लियर? क्वेश्चन हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अभी नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए सर। भास्कर एंड पिल्लाई आर पार्टनर्स, नाम कैसे कैसे रखते हैं ये लोग, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो है। उन्होंने कनिका को एडमिट किया इन द पार्टनरशिप फर्म। कनिका अपना गुडविल का शेयर लाती है, मेरे लिए यहां तक कोई यूज नहीं है। अब लाइन यूजेबल है। गुडविल फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है। कैसे बेटा? 2 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 2। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3, तो एवरेज लेंगे हम पिछले 3 सालों के, और पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स आपको गिवन है, और आप 1 by 1 मुझे बताएंगे कि हम कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले 2020 में आपको प्रॉफिट गिवन है 50,000 रुपीस का। एडजस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज इट्स अ सेल ऑफ एसेट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि ये प्रॉफिट मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, माइनस करेंगे। एबनॉर्मल नेचर का है। लॉस बाय फायर पता ही चल गया, एबनॉर्मल नेचर है। ये पढ़िए,
इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड करा जा चुका है। इंश्योरेंस क्लेम, कुछ नुकसान हुआ होगा, आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको 18,000 रुपीज मिले। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वहां से आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। भाई जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ इंटरेस्ट आता है ना आपको। बताओ सर क्या करेंगे दोनों ट्रांजेक्शन्स का? सोचिए और बताइए। इंतजार मत करना है दूसरा बताएगा, दूसरा भी तुम्हारा ही बहन भाई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बताइए सर क्या ट्रीट करेंगे? देखो मैं हमेशा सर पहले वाला तो माइनस में एक जाना सेकेंड चाहिए। रोनित, आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, क्लासरूम में आंसर्स करना, डाउट पूछना आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल इंप्रूव करता है। आज से जब आप बाहर जाओगे, आज से 1 साल बाद, जब आज 5-10 बच्चों में ही नहीं बोल पा रहे, 50 बच्चों में क्या बोलोगे? मैंने इस चीज को बहुत फेस किया है। तो इसीलिए जो भी दिमाग में डाउट आता है ना, ये मत सोचो दूसरा दूसरा उस तुम्हारे में तो आया, उसके में तो आया ही नहीं, तो तुम तो फार बेटर हो, डाउट तो आया। चलो बताइए सर, ट्राई जरूर करना। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर हाँ जी, तीनों मेरे को लास्ट वाला पूछना है, पहला दूसरा पूछना ही नहीं। लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट बताइए। हाँ बताइए। क्यों? ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव तो डिविडेंड रिसीव हुआ है तो उसमें माइनस। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम मिलना बिजनेस ट्रांजेक्शन है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है? तो फिर माइनस, फिर आप ऐड क्यों करवा रहे हो? मतलब माइनस क्यों करा रहे हो? ऐड होना चाहिए ना बिजनेस ट्रांजेक्शन में, तो ऐड हो चुका पहले वो, तो अब आप मुझे माइनस करने के लिए क्यों कह रहे हो? रिवर्स किस केस में करते हैं? ओनली फॉर, और आप कह रहे हो नॉर्मल है, तो फिर एडजस्ट क्यों करवा रहे हो? ये आपका आंसर है। ठीक है, और कोई? दोनों को ऐसे ही रहने देंगे, दोनों। नो ट्रीटमेंट। चलो, हाँ जी रिद्धि। सब्ट्रैक्ट, तो आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पता ही है क्यों? हाँ तो ऐड किया होगा। तो इंश्योरेंस क्लेम मिलना बिजनेस एक्टिविटी है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी है? तो बिजनेस एक्टिविटी तो ऐड होनी चाहिए, हम पढ़ ही यही बात रहे हैं शुरू से। हाँ जी लावण्या, रोनित। सर हाँ जी। पहले मैं दोनों को माइनस सर कर दूंगा, अब इंटरेस्ट ऑन आपने इन्वेस्टमेंट और डिडक्ट होगा क्योंकि वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। नहीं सर ये है हाँ सर, जी एक्चुअली दोनों ही है, दोनों ही लावण्या, बिजनेस का पार्ट है। लावण्या चंडेला आप बताइए। यस सर, ये जो दोनों ही है, दोनों ही बिजनेस एक्टिविटी है, तो दोनों ये business ऐड होंगे। चलो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। इंश्योरेंस क्लेम मिलना, इंश्योरेंस क्लेम मिलना एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। भाई आप एक बात बताओ, जब आपके यहाँ पे कोई नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान हुआ, 30,000 इंश्योरेंस क्लेम से आपको मिल गए, तो वो 30,000 आपने बिजनेस से थोड़ी ना कमाए। आप किसी का बिजनेस परचेज करने जा रहे हो, आप वो कह रहा है कि सर ये 30, आपने उसका P&L अकाउंट देखा, उसमें 30,000 रुपए लिखे थे, आपने कहा मैं तो इसको हटाऊंगा। क्यों? मेरे को थोड़ी ना ये हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। तो जो इंश्योरेंस क्लेम मुझे रिसीव हुआ, वो मेरा कोई धंधा, मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना है जो मेरे को हर साल क्लेम मिलता ही चला जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है।
मैंने बोला था इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा करना, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो वो तो मेरे बिजनेस का खर्चा है, हर साल मुझे पे करना है। किसी दिन मिस हैपनिंग हो गई, 50,000 रुपए का क्लेम मिला, तो वो 50,000 मेरी बिजनेस इनकम थोड़ी ना है, मेरे को हर साल पैसा थोड़ी ना आएगा 50,000, लेकिन प्रीमियम तो हर साल दोगे। बात समझ रहे हो? अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करा और वहां से कुछ इनकम आई, तो वो बिजनेस इनकम थोड़ी ना है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक फ्लैट खरीदा विकासपुरी में, ठीक है, 50 लाख का फ्लैट खरीदा और उसको रेंट पे दे दिया। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। जब मैंने खरीदा तब भी मैं पढ़ाता था, आज रेंट आ रहा है तब भी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। मुझे वहां से 20,000 रुपए पर मंथ का रेंट आ रहा है। तो जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होऊंगा, तो क्या मैं उसमें 20,000 रेंट इनकम लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। क्या वो 20,000 मेरी बिजनेस इनकम है? ना। तो इसीलिए आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उधर से आपको इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, रेंट मिले, वो कभी भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं होती। या तो आप उसको बिजनेस में यूज करते हो और वहां से कुछ पैसे कमा रहे हो, डेट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपने इन्वेस्ट किया और वहां से कुछ इंटरेस्ट आया, तो वो मेरा बिजनेस थोड़ी ना है। हाँ, मेरा नॉन नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो गई ना वो तो। इसीलिए दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि पहले ये मेरे प्रॉफिट में ऐड हो चुके हैं। तो अब क्या करूंगा? माइनस। सर क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर? सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अभी नहीं करना है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो आप लोगों को करने हैं। देखो अभी इनिशियल डेज है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़े, तो एकदम से हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग कौन कौन से क्वेश्चंस एज अ होमवर्क करने वाले हैं आज? नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया। क्वेश्चन 5, बताइए कौन कौन से 5 क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन एक बार लिखें। 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपको 5 करना है, 6th क्वेश्चन आपको करना है या मैंने करा दिया? नहीं सर, 6 एक क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, नहीं करा है। 7th, एक 7th करना है आप सर। करेंगे, 8th, 8th हो गया, 9th डिस्कस हो गया, हो गया सर। हाँ, और एक 9th और एक 11th। ये 5 क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ठीक है। अब 2 मिनट लगाइए, आज जितने भी आपने जो भी 2-3 चीजें सीखी हैं, एक बार उसको गो थ्रू कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए।